बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 को हम डील करेंगे और ये चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट चेंजेस को डिस्कस करते हैं। हीट चेंजेस कब आती हैं? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। कोई भी रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में जो भी हीट चेंजेस आएंगी, इसको हम डिस्कस करने के लिए जो ब्रांच को यूज़ करेंगे वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो है ना, यहाँ पे हम हीट चेंजेस को ही डील करते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ना ये मौजूद होगा, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा। तो हीट चेंजेस के हवाले से इसमें बेटा हम दो जो है ना आगे टर्म्स को डील करेंगे। फर्स्ट वन, हीट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी, या फिर हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज होना, खारिज होना, निकल जाना, जबकि एब्जॉर्ब का लफ्जी मतलब होता है जज़ब होना, दाखिल होना। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें हीट जज़ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है। तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम एक साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे। डेल्टा का लफ्जी मतलब होगा चेंज, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट भी इसको कहेंगे और चेंज इन इसको इंथैल्पी का नाम भी देंगे। अब इसके दो तरह के साइन हमारे सामने मौजूद हो सकते हैं। या तो ये नेगेटिव साइन, डेल्टा एच विल बी मे बी नेगेटिव और डेल्टा एच मे बी पॉजिटिव। नेगेटिव साइन कब होगा? नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज होना, नेगेटिव का मतलब होता है कम होना, निकल जाना, खारिज होना, रिलीज होना। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जब भी डेल्टा एच के साथ होगा, इसका मतलब हुआ कि हीट रिलीज हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब डेल्टा एच के साथ पॉजिटिव साइन मौजूद होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, हीट जज़ब हो रही है। जैसा कि ये रिएक्शन बेटा आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो है ना ये कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और आपने ये एग्जांपल इसकी जो है ना एक याद करनी है। तो डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी, हीट जो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है ना ये एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, इसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है जिसका मतलब ये हुआ कि हीट रिलीज हो रही है। तो ये आपने वैल्यू बेटा याद करनी होगी। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन होके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, तो जिससे हीट जो है यहाँ पे ये जज़ब हो रही है। तो ये सिंपल आपने डेफिनेशन करनी होगी इसकी एक एक एग्जांपल। सिंपल सा ये चैप्टर बेटा मौजूद है जिसमें सिंपल टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप जो ना ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, सेम एग्जांपल बेटा आप वही लिखेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि हीट रिलीज हो रही है। अब इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो है ना यहाँ पे एंडोथर्मिक है, जज़ब हो रही है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके जो है ना ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। तो ये आपने जस्ट डेफिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से ये जो बेटा हमारे सामने मौजूद है हीट ऑफ रिएक्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है और ये डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सिंपल बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मौजूद है। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो है ना अब बेटा हम ग्राफ देखते हैं। जैसा कि ये रिएक्शन, ये जो ग्राफ हमारे सामने मौजूद है, ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि हीट रिलीज हो रही है। तो हीट अगर रिलीज हो रही है तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जब आपके पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एनर्जी लॉस करते जाएंगे प्रोडक्ट बनेगी, तो प्रोडक्ट की डेफिनेटली एनर्जी कम होगी। रिएक्टेंट एनर्जी को लॉस करेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो ये इंथैल्पी का ग्राफ आप देखें कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जा रहा है। तो प्रोडक्ट को हमेशा आप फाइनल स्टेट के साथ लिखते हैं। तो ये आप H1 लिखें। H1 का मतलब हाइड्रोजन नहीं, H1 का मतलब है इंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पे इंथैल्पी 1 है, इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट की है। ये प्रोडक्ट की जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो लिहाजा आपने हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से ये रिएक्टेंट मौजूद है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट ये अगर ये रिएक्टेंट है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो सपोज दैट ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी 30 किलो जाउल पर मोल। अगर ये रिएक्टेंट की एनर्जी 30 किलो जाउल पर मोल जो है ना ये मौजूद है, तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको एनर्जी और देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 20 किलो जॉल पर मोल जो है ना आप इसको एनर्जी और प्रोवाइड की 50 होगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे 50 होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन इस केस में एनर्जी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट को हम जो है ना H2 और इसी तरह से H1 के साथ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और यहाँ पे आंस जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। स्पॉन्टेनियस का लफ्जी मतलब होता है खुद ब खुद, ऐसे रिएक्शन जो है ना वो जो खुद ब खुद होती है, द प्रोसेस और रिएक्शन इन विच टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, जो खुद ब खुद होते हैं विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस। असिस्टेंस एड भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं, कि जिनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर फोर्स चाहिए भी है तो लिटिल बिट स्टार्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, कंटिन्यूसली नहीं चाहिए होगी। और इसके बाद रिएक्शन जो है ना खुद ब खुद जो है ना ये इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करता है, और इन रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, या फिर नेचुरल प्रोसेस भी इनको बोला जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसके बाद जो है ना एक डेफिनेशन बेटा इसकी और भी है, आ रिएक्शन इन विच नीड एनर्जी टू स्टार्ट। ऐसे रिएक्शन जिनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ये नहीं है कि कंटिन्यूस एनर्जी इनको चाहिए, लिटिल बिट एनर्जी चाहिए होती है। एक दफ़ा जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया फिर इसके बाद खुद ब खुद रिएक्शन जो है ना ये चलता जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल या सुई गैस, एक दफ़ा आप कोल लकड़ी को कोयले को जला देते हैं तो फिर वो खुद ब खुद जलता जाता है। सुई गैस है, एक दफ़ा जलाएंगे चलता रहेगा। फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जब हमने वाटर को हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो है ना ये मूव करवाना है, तो एक दफ़ा थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये वाटर ऑटोमेटिकली जो है ना ये नीचे की तरफ जो है ना ये आता जाएगा। इसके बाद जो है ना ये फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम दी हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ भी हीट फ्लो करती जाती है। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करती है, सोल्ट वाटर बनता है, तो ये रिएक्शन एक दफ़ा जो है ना आप एसिड बेस को मिला दें तो ये रिएक्शन खुद ब खुद आगे प्रोसीड होता जाएगा। इसके बाद जिंक और कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल भी बेटा मौजूद है, कम से कम आपको 2 से 3 एग्जाम्पल जो है ना ये लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो बेसिकली जो है ना ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की ही मौजूद हैं। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ना पहली तो बात ये है कि नेचुरल के अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल होते हैं, कुदरती तौर पे होते हैं, यूनि डायरेक्शन होते हैं, एक ही समत के अंदर जो है ना ये जा रहे होते हैं, और रियल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो जिनके अंदर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से कभी भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो बेसिकली जो है ना ये खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि इनको करवाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है और इसके बाद जो है ना ये प्रोसीड होते हैं। ये रिवर्स है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का, डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पंपिंग ऑफ द वाटर अपील, अगर आपने वाटर को, अगर वाटर ये ग्राउंड पे मौजूद है, वाटर को आप जो है ना ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको आप हिल्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। इसी तरह से फ्रीजिंग ऑफ द वाटर इन द रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आपने वाटर को कंटिन्यूसली जमाना है, फ्रीज करना है, तो आपको कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ेगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी तो इसके अंदर भी आपको कंटिन्यूसली एनर्जी लाइट देना पड़ती है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट जो है ना ये एक एग्जांपल और भी लिखी हुई है, आप जो है ना ये भी देख सकते हैं। 3 डेफिनेशन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, सिस्टम है, सराउंडिंग है, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारे पास जो है ना ये और मौजूद है बाउंड्री के हवाले से। अब जो है ना ये सिस्टम क्या है, सिस्टम बेटा हर वो चीज़ है जो अंडर कंसिडरेशन हो, एनीथिंग अंडर टेस्ट इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं कोई भी एक रिएक्शन करवा रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, दिस इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो मेरे पास कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, या मेरे पास इसके अंदर एक और मैं अगर ऐड कर दूं HCl है, तो ये मेरे पास जो सिस्टम है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लैब के अंदर बेटा जब काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बीकर है, फ्लास्क है, उसके अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली जो है ये सिस्टम होता है जिसको आप कंसीडर कर रहे होते हैं।
लेकिन इर्द गिर्द अगर आपके पास मौजूद है, इर्द गिर्द आपके सामने जो है ना ये मौजूद होगा, टेबल भी मौजूद होगा, इसके बाद जो है ना लैब का जितना भी इक्विपमेंट है, आपके पास फ़ैन मौजूद है, आपके साथ वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे सराउंडिंग है। सराउंडिंग का मतलब अदर देन जो है ना ये हमारे पास सिस्टम वो चीज़ जो अंडर कंसिडरेशन होता है। एनीथिंग अंडर टेस्ट इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग अंडर डिस्कशन, जो डिस्कशन है या कंसिडरेशन जिसको हम जो है ना स्टडी कर रहे हैं, इसको सिस्टम कहते हैं। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं वी मे से दैट द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम सिस्टम कहेंगे। और इसके बाद सिस्टम के अलावा बाकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी, रिमेनिंग पोर्शन जितना भी होगा एक्सेप्ट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। मैंने कुछ एग्जाम्पल बेटा बता दी हैं, नेक्स्ट भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जबकि ये सिस्टम और सराउंडिंग को ये जो है ना एक जो है ना ये रियल या इमेजिनरी सरफेस जो है ना इन दोनों को सेपरेट करती है, जिसको हम जो है ना नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, जिसको हम बाउंड्री का नाम देते हैं। एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, अ कप ऑफ द वाटर इज अ सिस्टम। अगर हम जो है ना ये कप ऑफ द वाटर ले रहे हैं तो ये सिस्टम होगा, इसके इर्द गिर्द जो है ना एयर है, टेबल है, जितनी भी थिंग्स हैं ये सारी की सारी सराउंडिंग होंगी। 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर। अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे हम 1 मोल ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन जो है ना बेसिकली ये वाला जो हमारे पास जो सिस्टम होगा, इसके इर्द गिर्द बाकी सिलेंडर है, पिस्टन है, ऑल अदर ऑब्जेक्ट जो है ना आउटसाइड जो है ना ये बेसिकली क्या होंगे, ये सराउंडिंग के अंदर आएंगे। कंसीडर रिएक्शन बिटवीन कॉपर है और जिंक है और कॉपर सल्फेट के दरमियान अगर हम रिएक्शन फ्लास्क के अंदर करवा रहे हैं तो ये वाला जो हमारे पास जो सिस्टम होगा और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें एयर, फ्लास्क और ऑल अदर थिंग्स जो है ना ये सराउंडिंग के अंदर आती हैं। एनर्जी जो बेटा आप फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, सेम एनर्जी की वही डेफिनेशन ही मौजूद है। एनर्जी क्या है कि एबिलिटी या किसी भी बॉडी की टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप जानते हैं कि एनर्जी दो तरह की होती है, जो फंडामेंटल वे के अंदर आप डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है ना मोशन की वजह से हो सकती है, जस्ट लाइक एज ए कार मूव कर रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सुई गैस है और सुई गैस और पेट्रोल हैज़ अ केमिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, और इसके बाद बेटा रेडिएंट एनर्जी मौजूद है, विंड एनर्जी जो हवा की वजह से है, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी एनर्जी मौजूद है। एनर्जी की भी सिंपल बेटा आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ये चैप्टर स्टार्ट के अंदर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही मौजूद है। एनर्जी के 2 यूनिट्स जो है ना आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। नंबर 1 जो है ना कैलोरी है, नंबर 2 जाउल है। इन दोनों के अंदर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डिफरेंशिएट पूछा जाता है। कैलोरी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the amount of energy required to raise the temperature 1 gram of the water from 14.5 to 15.5 डिग्री सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाटर मौजूद है, यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर। अगर हम बेटा वाटर लेते हैं, वाटर के लिहाज से जनरल एग्जाम्पल बताई गई है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। अगर हम क्या करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ द वाटर, वाटर मौजूद हो 1 ग्राम, अगर आपके पास वाटर मौजूद है 1 ग्राम, आप क्या करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए या क्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो जो क्या करे, जो बेसिकली क्या करे कि टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सी से इंक्रीज करके 15.5 डिग्री सी कर दे, तो इसको जो है ना हम जो है ना क्या कहेंगे, कैलोरी कहेंगे। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है, 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी के इक्वल होता है। इसी तरह से जाउल की डेफिनेशन बेटा आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, सेम डेफिनेशन वही डिस्कस की गई है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ बॉडी और 1 kg मैस, अगर हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है और उस बॉडी का मास ऑफ 1 kg और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस जो है ना जो ट्रायल करे इन दी डायरेक्शन, देन द एनर्जी एक्सपेंडेड इट इज कॉल्ड द जाउल। तो ये एनर्जी जो है ना ये जाउल के अंदर होगी, 1 जाउल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मौजूद है। अब इसके अंदर 1 जाउल जो है ना ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको अच्छे से क्रैम कीजिएगा। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 1000 जाउल। इसके बाद
1 calorie is equal to 4.18 joule. This is one of the most important MCQ that is repeated again and again in any annual examination. तो ये MCQ बेटा एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा मौजूद है हीट की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम अ हॉट टू कूल बॉडी। हीट बेसिकली हमारे पास एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो क्या करती है, फ्लो करती है हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। हीट बेसिकली एक और टर्म के अंदर भी एक्सप्लेन की जा सकती है। हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसको हम हीट कहेंगे। हीट के यूनिट्स भी बेटा आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कैलोरी है, जाउल है, किलो जाउल, ये हीट के यूनिट मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन टेम्परेचर की है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कूल है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर की बेटा एक तो डेफिनेशन ये मौजूद है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ बॉडी। एवरेज काइनेटिक, आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं लेता हूँ वाटर, इसके अंदर हमने लिया वाटर। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो रैंडम मोशन के अंदर जो है ना वो मूव करते जा रही हैं। तो मोशन है तो इनकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। आपने बेटा एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है कि इनकी जो है ना एवरेज हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे होते हैं, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रहे होते हैं। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ बॉडी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर के यूनिट्स बेटा आपने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किए हैं, सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और केल्विन आप लोग जो है ना ये डिस्कस करते हैं। ऐसा यूनिट इसका बेसिकली टेम्परेचर का केल्विन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज दीज आर MCQ। रिलेशनशिप हम देखते हैं हीट और टेम्परेचर का। हीट और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब हीट, हीट जो है ना, हीट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू के साथ, स्मॉल क्यू के साथ। अगर सपोज दैट मेरे पास ये एक बॉडी है, ये बॉडी क्या करती है, इसके अंदर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, क्या एब्जॉर्ब करवाते हैं, हीट। व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब हीट देन द टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसका बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करवाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। स्टार्ट के अंदर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वो होगा T1, आप हीट एब्जॉर्ब करवाते जाएंगे तो टेम्परेचर होगा T2। तो इस टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाएगी फाइनल से जो है ना इनिशियल के लिहाज से, जिसको हम डेल्टा T कहेंगे। तो व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब हीट देन टेम्परेचर इंक्रीजेस। लेट्स अ बॉडी एब्जॉर्ब हीट Q। अगर मैंने कहा कि बॉडी एब्जॉर्ब कर रही हीट Q, तो हीट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। सपोज दैट ये मास ये है, मास जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद हीट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा। बड़ी बॉडी होगी तो ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, छोटी बॉडी होगी तो कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद हीट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी टेम्परेचर के अंदर चेंज भी उतना ही ज़्यादा आएगा। अब इसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक हम बेटा स्पेसिफिक कांस्टेंट लगाते हैं एस। एस जो है ना ये बेसिकली हमारे पास के एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और एम मास है, टी डेल्टा टी जो है ना ये चेंज इन टेम्परेचर है, और क्यू जो है ना हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। कितनी हीट हमें चाहिए, किस लिए, टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस अगर हम लेते हैं। अगर हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया 1 ग्राम हम सब्सटेंस लेते हैं और कितनी इसको हीट चाहिए है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी हीट देना पड़ेगी, इसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो यहाँ से ना इस पोर्शन से बेटा MCQ पूछे जाते हैं। तो MCQ कौन से हैं ये देखिएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, दिस इज 4.2 किलो जाउल पर केल्विन पर ग्राम। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल की 2.5 जो है ना ये मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट अगेन डेफिनेशन ही मौजूद है, स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। कोई भी सिस्टम, उस सिस्टम की कंडीशन के उसकी कौन सी हालत है, इसको हम स्टेट का नाम देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना, आप देखते हैं किसी भी सिस्टम की एक हालत है। टेम्परेचर किसी बॉडी का इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। प्रेशर इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल। वॉल्यूम, ये जो 3 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, ये इनिशियल और फाइनल जो है ना पैरामीटर के लिहाज से ये हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा देखिएगा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्टेट। स्टेट इनिशियल भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर अंडरगो एनी चेंज। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जो है ना ये बॉडी है, मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर है T1 25 डिग्री सी, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, ये रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई बॉडी। अब जब तक तो ये इस हालत में रहेगी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीट प्रोवाइड मैंने की क्यों? जब हीट प्रोवाइड करूँगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, T2 होगा। तो ये T1 टेम्परेचर ये है, जब इसको हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये T1 इसकी इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन है। तो ये T1 तब इनिशियल थी जब इसके ऊपर जब हम इसको जो है ना कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब ये इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन जब T1 से T2 में गया तो T2 T1 से डिफरेंट है तो लिहाजा ये अलग है। तो फाइनल स्टेट क्या हुई? जब कोई भी सिस्टम अपनी जो है ना कंडीशन को, अपनी जो है ना स्टेट को चेंज करेगा तो इसको फाइनल स्टेट करेंगे। डेल्टा टी, T2 से T1, वॉल्यूम से V2 से V1 और P डेल्टा P के लिहाज से P2 से P1। स्टेट फंक्शन ये भी बेटा एक इम्पोर्टेंट MCQ और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही पूछा जाता है। तो देखिएगा स्टेट फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल स्टेट किसी भी सिस्टम की। किसी भी सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती कि इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के कोई भी रिएक्शन हुआ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग बेटा घर से कॉलेज जाते हैं, तो घर से कॉलेज आना, घर आपका जो है ना, ये सपोज दैट आपका ये घर है और ये आपका कॉलेज है। आप घर से कॉलेज आए, घर आपकी एक इनिशियल स्टेट थी, कॉलेज आपकी फाइनल स्टेट है। तो स्टेट फंक्शन एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, बल्कि इसकी इस पे चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि पाथ फॉलोड, ये जो हम रास्ते किससे आए हैं। अब देखिए, हम इस रास्ते से भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकते हैं। तो लिहाजा जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे, इस स्टेट पे और इस स्टेट पे डिपेंड करती है, पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करती कि ये सिस्टम किन किन जगहों से हो के आया है। एग्जाम्पल इसकी जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, ये कोई स्टेट, कुछ जो है ना ये स्टेट फंक्शन मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर जितनी किस्म की भी एनर्जी हो सकती है, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी जो है ना मोस्टली कंसीडर की जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मोशन की वजह से होती है, जबकि या मूवमेंट की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है इंटरेक्शन की वजह से हो सकती है। अब यहाँ पे मैं बेटा 2 ही बातें बताऊंगा। ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर 3 बातें बताई गई हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकती है और रोटेशनल मोशन भी हो सकती है। तो ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से पोजीशन के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये पोजीशन की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम इसको पोजीशन के लिहाज से डील नहीं करते। केमिस्ट्री में हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकी इसके साथ, इसके साथ, और इसी तरह से। अब ये डिफरेंट टाइप्स की जो है ये फोर्सेस जो है ना अट्रैक्शन है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा अगेन डेफिनेशन मौजूद है। दिस इज अ हीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग, विच फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसा कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो है ना मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसके साथ बेटा मैं कोई भी और रिएक्शन करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ऐड करते हैं HCl। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की वो मिकदार जो क्या करती है,
एनर्जियाँ फ्लो करती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। मैंने ये सिस्टम ले लिया है और बाहर सारा का सारा सराउंडिंग है। कितनी हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, तो इसको हम हीट कहेंगे। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो ये मोस्टली बेटा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हीट स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो हीट जो है ना एक स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। हीट के जो साइन, ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्यू का जो साइन, हीट का साइन पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, हीट जज़ब होगी। लेकिन इसी तरह से हीट नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब बेसिकली हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी। ऐसा यूनिट हीट का जो है ना ये जाउल होता है। इसके बाद बेटा ये भी एमसीक्यू के साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मौजूद है। प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। फिजिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाइड है। W इज इक्वल टू एफ एस। एफ फोर्स है, एस डिस्टेंस है, तो लिहाजा इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। तो ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डील करते हैं। ये फोर्स और डिस्टेंस बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिहाज से होगा। जस्ट लाइक एज कि हमने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम के अंदर ये एक फ्लास्क मौजूद है और फ्लास्क के अंदर मार्बल चिप्स मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसके साथ डाइल्यूट HCl है। और यहाँ पे इनका रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक जो है ना यहाँ पे एक पिस्टन के साथ जो है ना इस फ्लास्क को जो है ना अटैच किया हुआ है। देखिएगा कि ये रिएक्शन होता कैसे है। जब यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो पिस्टन की सबसे पहले इनिशियल पोजीशन थी ये V1 थी। जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे गैस बनेगी, गैस यहाँ से रिलीज होगी और ये गैस क्या करेगी? इस पिस्टन को इस पोजीशन तक लेके आ जाएगी। तो जो हमने कहा था कि डिस्टेंस था वर्क के जो है ना ये फॉर्मूला के अंदर डिस्टेंस। अब ये केमिस्ट्री के अंदर ये डिस्टेंस वॉल्यूम के लिहाज से मौजूद होगा। यहाँ पे वॉल्यूम इसका पहले पिस्टन ये यहाँ पे मौजूद था, फिर वॉल्यूम इसका यहाँ पे मौजूद होगा, बेसिकली पिस्टन यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम V2 से V1 को माइनस कर देंगे। अब ये हुआ हमारे पास डिस्टेंस के लिहाज से। अब एक हम जो है ना यहाँ पे पिस्टन को यहाँ पे रखने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना आप जानते हैं, जो अगर सी लेवल है 760 जो है ना ये टोर है, 180 m जो है ना ये मौजूद है। इसके बाद जो है ना एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी जो है ना वेरिएट करती है, लेकिन हम यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से इसको डील कर रहे हैं। अब ये वाला जो हमारे पास सिंपल जो प्रोसेस हुआ कि ये फोर्स लग रही है, फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली फोर्स है। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको कैसे डील करेंगे कि ये हमारे पास ये वॉल्यूम के अंदर चेंज है और ये फोर्स बेसिकली प्रेशर है। तो लिहाजा इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाइड ले लें तो P डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, P और V का मल्टीप्लाई लें तो इसको वर्क कहते हैं। अब अगली बात बेटा आपके सामने ये मौजूद है कि ये नेगेटिव साइन भी हो सकता है, पॉजिटिव। वर्क W के साथ भी पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, W के साथ नेगेटिव साइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ W इज नेगेटिव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। द साइन ऑफ द W इज नेगेटिव व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई भी आपका ये सिस्टम खुद काम करेगा, सिस्टम काम करेगा तो W की वैल्यू नेगेटिव होगी। द साइन ऑफ द W इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम खुद काम करेगा। अगर ये सिस्टम के अंदर रिएक्शन हुआ और ये पिस्टन खुद ब खुद पीछे चला जाएगा सिस्टम के रिएक्शन की वजह से तो W का साइन नेगेटिव होगा। इसके बाद अगली बात यह है कि W का साइन जो है ना पॉजिटिव कब होगा? जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर हम काम करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव होगा। सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव, हम सिस्टम पे काम करेंगे तो पॉजिटिव W का साइन। The unit of the work is joule. Work is not a state function. This is also one of the most important MCQ. तो ये बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेफिनेशन और आपने इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिहाज से W इज इक्वल टू P डेल्टा V, W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V या माइनस P डेल्टा V के लिहाज से इसको डील करते हैं।
इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना ये भी मौजूद है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक जो है ना इसको जो है ना हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन इसकी और भी मौजूद है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी जो है ना ये कांस्टेंट रहती है। तो इसकी जो है ना एग्जांपल जो है ना यहाँ पे ये मौजूद है कि हम जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सपोज दैट हमारे पास ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर हमने क्या लिया हुआ, एक गैस का सिलेंडर लिया हुआ, गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ पिस्टन। तो ये हमारे पास ये गैस मौजूद है और इसके अंदर ये जो है ना एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन की ये एक जो है ना हमारे पास पोजीशन मौजूद है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, द हीट क्यू इज गिवन टू द गैस। हम क्या करते हैं, इस गैस को हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये हमने एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। हीट प्रोवाइड करते रहे और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहली बात ये जो गैस है इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है, इनकी एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल टाइप की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी मौजूद है, सपोज दैट ये इसको मैं कह रहा हूँ E1, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मौजूद है E1। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे आप हीट प्रोवाइड नहीं की, लेकिन ये तो एक सिंपल सिचुएशन में पड़ा हुआ, आप हीट इसको प्रोवाइड करते हैं इधर। अगर मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये इनिशियल पोजीशन पे है, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी E1 और इसके ऊपर जो है ना ये प्रेशर होगा P1, इसके बाद प्रेशर आप जो है ना सेकंड स्टेट पे P2। अब इसका ये जो वॉल्यूम है ये V1, अगेन आपने हीट प्रोवाइड कर दी तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी डेफिनेटली चेंज आएगी और इंटरनल एनर्जी हो जाएगी E2। तो लिहाजा E1 और E2 के लिहाज से इंटरनल एनर्जी में चेंज आई डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 से आप E1 को माइनस कर दें। तो ये बेटा हमारे पास हुआ ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक। इसके अंदर देखिएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर सबसे पहले चेंज आती है जब हीट प्रोवाइड करते हैं। E2 से आप E1 की वैल्यू को निकाल दें। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी बड़ी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बराबर होती है क्यू जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ सिस्टम के अंदर काम होगा, या तो सिस्टम काम खुद करेगा या फिर हम सिस्टम पे काम करेंगे। ये आप यहाँ से साइन के लिहाज से बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगी इज इक्वल टू होगी क्यू प्लस वर्क। अब यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करेंगे और सिस्टम का ये जो पिस्टन आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसको बेटा हम जो है ना ये यहाँ पे डील करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है ना पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी या माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल ये हो सकता है। इसको जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना ये कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम के लिहाज से जो है ना ये डील करेंगे। पहली बात हम इसको डील करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सबसे पहली बात तो ये है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर देख लिया। ये जो सिंपल इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगी। अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू का भी हमें पता चल गया, पी डेल्टा वी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम के अंदर चेंज जीरो। अब डेल्टा वी जीरो होगा तो यहाँ पे वी की जगह पे, डेल्टा वी की जगह पे हम लिखेंगे जीरो। इसके बाद डेल्टा, ये सारी की सारी टर्म को ये जीरो जीरो कर देगा। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो लिहाजा क्यू के साथ यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे वी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हीट जो भी एब्जॉर्ब होगी तो या फिर आपके पास जो है ना ये हीट किसी भी सिस्टम की है तो इसके इक्वल जो है ना कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से मौजूद होगी। अब इसको जो है ना हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिहाज से जो है ना कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है ना ये प्रोसेस जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। अब अगली बात जो है ना यहाँ पे हमारे सामने जो मौजूद है इसको बेटा हम डील करते हैं। सबसे पहली बात जो है ना ये देख लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर आपको
जो है ना ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से बेटा डील कर दी है। अब इसका कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से देखिएगा, पहली तो बात यह है कि इंथैल्पी की एक टर्म को डील करते हैं। इंथैल्पी का प्रोसेस जो है ना कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, टोटल हीट किसी भी सिस्टम की कितनी है इसको हम इंथैल्पी कहेंगे। इंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। इसके बाद जो है ना इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट ज़ाहिर करते हैं एच के साथ। इंथैल्पी को डेल्टा एच, चेंज इंथैल्पी होगा तो डेल्टा एच, और इंथैल्पी को एच कैपिटल या एच कैपिटल के साथ जो है ना रिप्रेजेंट करते। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये बेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये जो मैंने आप लोगों को के साथ रिसेंटली भी प्रीवियस कुछ जो है ना टर्म्स बता दिए कौन सी स्टेट फंक्शन है और कौन सी स्टेट फंक्शन नहीं है। इंथैल्पी और वर्क ये बेसिकली इनके यूनिट सेम ही है। इसका यूनिट जो है ना ये जाउल मौजूद है। मैथमेटिकल इंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसके इक्वल होगा। अब इसके बाद जो है ना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, हाउएवर द चेंज इन इंथैल्पी जो है ना ये हम मेजर कर सकते हैं। इंथैल्पी को आप जो है ना ये मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी चेंज को मेजर कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी देखते हैं तो ये डेल्टा एच लिखा होता है। तो अब ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे इसके साथ डेल्टा एच जो इसके अंदर भी डेल्टा एच, आप यहाँ पे डेल्टा पहले लिखें। तो मैंने ये डेल्टा पहले लिखा है, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई, और ये डेल्टा इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा डेल्टा पी के साथ आएगा, एक दफ़ा डेल्टा वी के साथ आएगा। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन हो चुकी है। प्रेशर कांस्टेंट है तो लिहाजा डेल्टा पी की वैल्यू आप कांस्टेंट देखें तो डेल्टा पी यहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा ये सारी की सारी टर्म जो है ना जीरो की इक्वल, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी जो है ना ये हमारे पास ये इज इक्वल टू एच के इक्वल आ गई है। अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की, इनके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज तो आता नहीं है, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज भी जीरो हुआ तो सारी टर्म जीरो हुई, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो ये हमारे पास जो है ना एक लास्ट इक्वेशन आ सकती है। लेकिन मैं इस इक्वेशन को अब यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 2 को। देखिएगा इससे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक अभी हमने जो डिस्कस किया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट प्लस वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसके बाद माइनस पी डेल्टा वी आपके सामने मौजूद है, W इज इक्वल टू, तो आप ये वर्क की जगह पे माइनस पी डेल्टा वी जो है ना ये पुट कर दें। डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब हम इस ये जो वैल्यू है ना डेल्टा E की, इसको हम यहाँ पे डेल्टा E की जगह पे पुट कर दें। डेल्टा E की जगह पे पुट करें क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और इसके बाद पी डेल्टा वी ऐसा आ जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E की जगह पे ये वाली टर्म हमने ये सारी इक्वेशन पुट करनी है। तो ये हमने पुट कर दी है यहाँ पे, ये क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और इसके बाद पी प्लस पी डेल्टा वी ये आ गया, और डेल्टा एच ये इज इक्वल टू आ गया। अब इसके बाद ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, ये इनको कैंसिल करें, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। अब ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम हुआ था, तो यहाँ पे क्यू के साथ आप लिखेंगे पी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब, टोटल एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बेटा आपने जो है ना ये लास्ट पे एक लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट ये ज़रूर लिखनी है। इसके बाद जो है ना ये न्यूमेरिकल जो है ना इस चैप्टर में से तो आते नहीं है, लेकिन एनी हाउ जो है ना इसको इसी तरह से ये जो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सिंपल यही फार्मूलाज ही हमने यूज़ करने हैं। तो इसको जो है ना हम लेटर ऑन देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनको जो है ना हम वन बाय वन देख लेते हैं। इंथैल्पी की हमने बात की है, जब हम बात करेंगे ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा एच होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा एच होगा। अब पहली तो बात ये, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एच का मतलब इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। स्टैंडर्ड होगा तो ऊपर आपने नोट लगाना है, तो इसका मतलब हुआ कि नोट जब लगाया तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी बनी। अब नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनके लिहाज से इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगा, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन होगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, और इसके बाद इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, और नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एक डेफिनेशन आपने समझ लिया तो सारी की सारी हमें ये टर्म्स की समझ आ जाएगी। तो
एक तो सबसे पहले आपने साइन समझ लिया है कि इस साइन का मतलब क्या है। डेल्टा ए चेंज इन इंथोल्पी और स्टैंडर्ड इंथोल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड इंथोल्पी ऑफ द रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे नीचे एक आर भी लिखना पड़ेगा। इंथोल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन व्हेन ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 25 डिग्री से 1 atm। अब इसको हम नाम देंगे इंथोल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब अगर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास बेटा इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, 25 डिग्री से और 1 atm पे होंगे। तो इसको हम नाम देंगे, इसके अंदर जो इंथोल्पी के अंदर चेंज आई, ये इंथोल्पी में चेंज आ रही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको इंथोल्पी ऑफ द रिएक्शन का नाम देंगे। इसके बाद इंथोल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब ये एक आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के हवाले से 1 मोल आपने कंपाउंड जो है ना ये फॉर्म करना है। इसके अपने एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ये 1 मोल कंपाउंड आपने फॉर्म किया, तो कितनी इंथोल्पी में चेंज आई है, तो इसको इंथोल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कहेंगे। इनके यूनिट्स किलो जूल पर मोल के अंदर सारी की सारी इंथोल्पी के यूनिट सेम होंगे। फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे एफ लगा देंगे, स्टैंडर्ड इंथोल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट है इंथोल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। एटमाइजेशन की टर्म जो है ना ये बेटा हमने नेक्स्ट जो है ना ये लास्ट पे एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जिसके अंदर अगेन ये इंथोल्पी ऑफ द एटमाइजेशन डिस्कस करनी है। लेकिन पहले तो आप इसकी टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंथोल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड। इंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब आपने एटम बनाने हैं। इंथोल्पी के अंदर कितनी चेंज आएगी, जब 1 मोल गैसियस एटम्स का फॉर्म होगा अपने एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट्स के जरिए, एलिमेंट्स से अगर आपने 1 मोल गैसियस एटम्स फॉर्म करने हैं तो इसको इंथोल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। तो इसको 25 डिग्री से 1 atm प्रेशर ये आपने यही इसी के साथ रिप्रेजेंट करना है। चेंज इन इंथोल्पी, और ये स्टैंडर्ड इंथोल्पी के अंदर चेंज आई, और AT एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथोल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। तो आपके पास ये गैसियस फॉर्म, ये आपके पास ये एलिमेंट है, तो ये आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन। हाफ का मतलब ये है कि आप इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो एक एटम ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपने इसको गैसियस फॉर्म के एक एटम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको एटमाइजेशन का नाम देंगे। अब इसके अंदर बेटा ये एग्जांपल्स भी आप लोग जो है ना यहाँ पे कोड करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड इंथोल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप लोग जो ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इंथोल्पी चेंज होगी जब 1 मोल H आयन जो है ना क्या करेगा, इंथोल्पी चेंज 1 मोल ऑफ H आयन फ्रॉम एसिड। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये रिएक्ट करता है 1 मोल OH आयन के साथ। OH आयन किसके अंदर मौजूद होती है, बेस के अंदर। जब हाइड्रोजन जो है H आयन बेसिकली, जब 1 मोल H आयन और 1 मोल OH नेगेटिव आयन ये आपस में रिएक्ट करेंगे। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके बाद वाटर बनाएंगे, तो इसको हम इंथोल्पी को नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं, इंथोल्पी चेंज 1 मोल ऑफ द लिक्विड वाटर इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंपोनेंट आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन सेम वही है, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है, तो ये स्टैंडर्ड इंथोल्पी चेंज सेम है, और ये न्यूट्रलाइजेशन। अब इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ACl और NaOH मिले हैं तो NaCl प्लस वाटर बना, तो वाटर आपने बनाना है, तो इसके अंदर इंथोल्पी में कितनी चेंज आई, H आयन OH आयन, तो लिहाजा ये आपके पास इंथोल्पी के अंदर चेंज है। ये MCQ बेटा मोस्टली पूछा भी जाता है। हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड with a strong base is approximately this is the -57.4 किलो जूल पर मोल। इसके बाद अगर हमारे पास वीक है, जस्ट लाइक एज HCN के लिहाज से जो एग्जांपल है वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, ये -10.03 किलो जूल पर मोल जो है ना ये मौजूद है। ये सेम रिएक्शन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इंथोल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन अगर आपने जलाना है, इंथोल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीट। अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली तौर पे बर्न करना है, जला देना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इसको बर्न करते हैं, द इंथोल्पी चेंज when 1 mole of the substance is completely burned in excess of the oxygen under standard condition is called standard enthalpy of the combustion। तो combustion है तो इसको C के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा H नॉट C किलो जूल पर मोल इसका जो है ना ये यूनिट है। आपने कार्बन को जो है ना जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बेटा ये हमारे पास ये मौजूद होगी। मीथेन गैस जो घर के अंदर आप सुई गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस है, इसके अंदर मीथेन मौजूद, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, तो इसके अंदर इंथैल्पी चेंज। इसी तरह से अल्कोहल को आप जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन बनाना है सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है ना यहाँ पे इंथैल्पी चेंज होगी। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द स्टैंडर्ड द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व, जब आप 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे इन सच अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के अंदर आप एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे कि फर्दर डाइल्यूशन जो है ना प्रोड्यूसेस नो इंथैल्पी चेंज, कि आप एक सब्सटेंस को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो उसके अंदर आपने फर्दर डाइल्यूशन की कि उसके अंदर फर्दर डाइल्यूशन करने की वजह से कि इंथैल्पी के अंदर चेंज ना आए, तो इसको हम जो ना क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन के लिहाज से SOL से रिप्रेजेंट किलो जॉल पर मोल इसका यूनिट मौजूद है। एग्जाम्पल देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इसको वाटर के अंदर ऐड किया कि फर्दर डाइल्यूशन जो है ना आप जितना भी मर्जी वाटर ऐड कर दें कि और इंथैल्पी के अंदर चेंज ना आए, तो इसको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना मेजरमेंट ऑफ द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। दो तरह की बेटा हम जो है ना ये मेजरमेंट इसकी देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम दो तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन एक है ग्लास क्लोरीमीटर और दूसरा है बोम क्लोरीमीटर। ग्लास क्लोरीमीटर जो है ना इसकी जो है ना ये डिस्क्रिप्शन को बेटा हम डिस्कस बाद में करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास सामने जो ना ये दो बीकर मौजूद हैं, एक ये इनर बीकर है और ये एक आउटर बीकर मौजूद है। अब इनर बीकर के अंदर जो है ना क्या क्या मौजूद है, इनर बीकर के अंदर सबसे पहले एक तो स्टीरर मौजूद है जिसके जरिए हमने हिलाना है, और एक मौजूद है थर्मामीटर, और एक जो है ना इसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन मिक्सर मौजूद है। रिएक्शन मिक्सर है, स्टीरर है, थर्मामीटर है। इसके बाद आपके सामने जो ना ये आउटर बीकर मौजूद है। आउटर बीकर और इनर बीकर के दरमियान मौजूद है यहाँ पे बेटा कॉटन वूल, कॉटन रुई मौजूद है। तो ये आपने सारे का सारा काम जो है ना यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे काम क्या होगा, इसको जो ना ग्लास क्लोरीमीटर जो है ना ये नाम देते हैं। अब मैं इसकी जो ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास बीकर, द इनर बीकर कंटेन अ स्टीरर, इनर बीकर के अंदर स्टीरर है, थर्मामीटर है, रिएक्शन मिक्सर है, और इसके बाद जो है ना कॉटन वूल जो है ना इनर और आउटर बीकर के दरमियान में मौजूद है। कॉटन वूल एक्ट एज अ इंसुलेटर, कॉटन वूल जो है ना यहाँ पे जो हमने लगाई है ये इंसुलेटर का काम करेगी। हमने यहाँ पे इसके ज़रिए ग्लास क्लोरीमीटर से हीट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करनी है। जो रिएक्शन यहाँ पे होगा ये रिएक्शन होगा, जिस रिएक्शन के अंदर जो है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फाइंड करेंगे, कितनी इंथैल्पी के अंदर चेंज आई। अब इसके बाद अगली बात बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो हमने कॉटन वूल लगाई है ये एक इंसुलेटर का काम करेगी। ये ना तो हीट को रिलीज होने देगी या ना तो ये एब्जॉर्ब होने देगी इसके अंदर, तो ये एक इंसुलेटर का एक्ट के तौर पे एक्ट करेगी। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इधर राइज और फॉल भी हो सकता है। टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा भी कम होगा जब रिएक्शन होगा। टेम्परेचर सिस्टम जो है ना इज नोटेड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, हमने रिएक्शन करवाने से पहले और रिएक्शन करवाने के बाद इसका जो है ना टेम्परेचर नोट करना है। विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर, देन विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर, थर्मामीटर की हेल्प से हमने टेम्परेचर तो नोट कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर चेंज मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सर एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन जो है ना ये भी हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये हमने प्रीवियस बेटा फॉर्मूला पढ़ा है। Q जो है ना हीट है, मैस है, S स्पेसिफिक हीट है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। अब यहाँ पे ये सारी के सारी जो है ना पैरामीटर फाइंड होने के बाद हमने फाइंड किया Q बेसिकली क्या है, Q बेसिकली हीट है, इंथैल्पी है। तो जो हमने इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यहाँ से हमने फाइंड कर लेनी है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ये हमारे सामने ये मौजूद है, जो हर साल इस क्वेश्चन के हवाले से जो ना ये प्रेडिक्शन की जाती है कि ये क्वेश्चन जो है ना ये आ सकता है एनुअल के अंदर। अब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पहले समझिएगा कि एक लाइन पहले बता दूं, बोम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन। कंबस्शन आपने जलाना है, 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है
जब आप एक मोल सब्सटेंस को बर्न करेंगे, जस्ट लाइक एज सब्सटेंस क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, अदर कंपाउंड कोई भी हो सकता है, इसको आपने जलाना है तो आपने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है, जिसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से आप फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमारे सामने जो ना इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरह से ये मौजूद है। सबसे पहली बात, ये एक इंसोलेटिंग जैकेट मौजूद है, इंसोलेटिंग जैकेट। इसके इनसाइड ये वाला जो हमारे सामने जो पार्ट है ना, इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो सबसे पहले ये जो आपको जो है ना ये स्पेसिफिक कंपोनेंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्टील बॉम्ब। इसको स्टील बॉम्ब कहते हैं। अब इस स्टील बॉम्ब के अंदर जो है ना यहाँ पे मौजूद है इग्निशन कॉइल मौजूद है। इस इग्निशन कॉइल के अंदर यहाँ पे जो है ना एक कप या क्रूसिबल भी मौजूद होती है, इसको भी बेटा हम लेटर ऑन देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रेफाइट का ये जो हमने एक सैंपल ले लिया है, यहाँ पे एक सैंपल लिया, ये है ग्रेफाइट का सैंपल। इसको हम जलाएंगे, इसको हम हीट देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सीलिंग रिंग। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड गैस इनलेट। इसके ऊपर एक नीडल वॉल भी लगा हुआ है। अब ये एक वायर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल बेटा बाहर निकाला हुआ है। ये बेसिकली इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, इसको हम करंट प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद ये जो सैंपल हमने लिया है ना, इस सैंपल को हमने बर्न करना है, बर्न करेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको जलाएंगे और जलाने के बाद जो है ना हम इसकी इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन ये फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन हमने सारी देख ली यार। अब यहाँ पे ये स्टील बॉम्ब के बाहर ये सारे का सारा जो है ना यहाँ पे बेटा हमारे सामने जो ये वाटर मौजूद है और इस वाटर के अंदर एक थर्मामीटर भी डिप किया गया है और इसके साथ साथ एक स्टीरर भी जो है ना यहाँ पे एडजस्ट की गई है। अब ये सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमने बता देनी है। अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील वेसल या स्टील जो है ना इसको बॉम्ब भी कह सकते हैं, जिसको हम बॉम्ब भी कहते हैं। इसके बाद इट इज़ लाइंड विद द इनेमल टू प्रिवेंट द क्रोजन। ये इनेमल एक स्पेसिफिक जो है ना हमारे पास सब्सटेंस है जो क्रोजन जंग लगने से जो है ना इसको बचाता है। इसके बाद देयर इज़ अ इग्निशन कॉइल, इसके अंदर मौजूद है एंड प्लैटिनम क्रूसिबल कप। यहाँ पे हमने कहा कि ये इग्निशन कॉइल और इसके अंदर एक प्लैटिनम कप भी मौजूद है, प्लैटिनम कप। और इसके अंदर यहाँ पे हमने ग्रेफाइट का सैंपल लिया और जिसको हमने इग्निट करना है। द बॉम्ब इज इमर्स्ड या सराउंडेड बाय द वाटर। यहाँ पे ये बॉम्ब है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे सारे का सारा वाटर ही मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट वाटर कैप्ट इन अ इंसुलेटिंग जैकेट, और इसको इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रखा गया है। ये एक इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर हमने इसको सराउंड करवाया हुआ है। द नाउन मैस, हमने एक नाउन मैस लिया हुआ है कि जो ग्रेफाइट का सैंपल है उसका नाउन मैस जाना हुआ मैस है 1 ग्राम। अबाउट 1 ग्राम जो है ऑफ टेस्ट सब्सटेंस इज प्लेस इन द प्लैटिनम क्रूसिबल। जो कप इसके अंदर मौजूद है, ये जो इग्निशन कॉइल इसके अंदर कप मौजूद है, उस कप के अंदर जो है ना हमने ग्रेफाइट का सैंपल लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट the lid is screwed on tightly and oxygen gas is provided या इंटर्ड एट द प्रेशर ऑफ 20 to 25 ATM। यहाँ पे हम जो है ना गैस इनलेट, इसके ज़रिए हम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन होगा। हमने कहा था कि जो कंबस्शन है, इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन, अगर मैं इसको प्रीवियस लेके चलूँ तो इंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं। जैसा कि कार्बन है तो ग्रेफाइट भी तो कार्बन है, तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे जो है ना इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर प्रोसीड होगा। ऑक्सीजन गैस हमने प्रोवाइड की, ऑक्सीजन गैस यहाँ से एक्सटर्नल हम प्रोवाइड करते रहेंगे और इस ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 20 to 25 ATM है। द इनिशियल टेम्परेचर इज नोटेड बाय द थर्मामीटर से हमने जो है ना रिएक्शन करवाने से पहले, इसको बैटरी के साथ जोड़ने से पहले हमने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या काम होगा, द टेस्ट सब्सटेंस इज इग्निटेड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट।
इसके बाद अगला काम क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इसको प्रोवाइड करेंगे और सैंपल जितना भी होगा ये इग्निट होना शुरू हो जाएगा इग्निशन कॉइल के अंदर। हीट इवोल्व्स ड्यू टू द इग्निशन ऑफ द सब्सटेंस। जब सब्सटेंस इग्निट करेगा, जलेगा, तो इसके बाद हीट यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, इवोल्व होगी, रिलीज होगी। वाटर इज स्टीरड, यहाँ पे जो वाटर है, वाटर को कंटिन्यूसली हम स्टीरर करते रहेंगे ताकि यहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो इसके अंदर जाए, ना तो हीट इसके बाहर मूव करे इसके लिहाज से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे वाटर को हम कंटिन्यूसली स्टीरिंग करते रहते हैं। द राइज इन द टेम्परेचर इज नोटेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। टेम्परेचर नोट होता रहा। इन दिस वे वी नोट द मैक्सिमम टेम्परेचर, वी देन वी कैन डिटरमाइन द हीट ऑफ द कंबशन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। Q is equal to C plus डेल्टा, Q is equal to C इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर को C के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। स्पेसिफिक देखें बेटा, एक टर्म जो है ना ऑलरेडी आपके पास जो है ना डिस्कस हुई थी। अब यहाँ पे मैंने C को एक्सप्लेन करना है। C क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द क्लोरीमीटर है। और डेल्टा टी आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर के अंदर चेंज आई है, जो टेम्परेचर बढ़ा है। और Q जो है ना हीट ऑफ द कंबशन है। अब एक टर्म हमने अभी प्रीवियस पढ़ी है, वो थी एस था स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन। आपने याद रखना ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं एस स्पेसिफिक हीट को, लेकिन हम जो है ना बॉम कैलोरीमीटर के अंदर बेटा यूज़ करते हैं सी को। सी जो है ना बेसिकली जो है ना ये हीट कैपेसिटी जो है ना ये क्लोरीमीटर की ये मौजूद है। इक्वेशन जो है ना ये क्या है, इसको हम सिंपल वर्डिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन है, ठीक है, जो इंडिकेट करेगी, किस चीज़ को इंडिकेट करेगी? हीट इवोल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसको हम जो है ना थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी का नाम देते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट इवोल्व होती है इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इनको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये हीट रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है। और इसके बाद ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है, इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और इसके दरमियान इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। और इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये साइन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना ये प्रीवियस अच्छे से डील कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के जो है ना जब हमारे पास लॉज की बात आती है तो इसके अंदर हम दो लॉज को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अब इनको हैसीज लॉ के ज़रिए जो है ना ये हम डील करेंगे। तो सेकंड लॉ जो है ना बेसिकली डील करता है विद द हेल्प ऑफ द हैसीज लॉ। फर्स्ट लॉ थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि दिस लॉ states that the heat of decomposition of the compound, किसी भी कंपाउंड को आपने डीकम्पोज करना है, अगर किसी भी कंपाउंड को आपने तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो इसमें हीट की जो क्वांटिटी होगी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट हीट ऑफ द फॉर्मेशन। जैसा कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं ब्रेक करूंगा तो इसमें से दो ये अलग अलग एलिमेंट्स जो है ना अलग हो जाएंगे, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो इसको इसमें अगर मैंने ये कंपाउंड को डीकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई। लेकिन इसी तरह से मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे? हीट डीकम्पोज करवाने के लिए किसी भी कंपाउंड को, अगर हमने कोई भी कंपाउंड है उसको डीकम्पोज करवाना है तो यहाँ पे डीकम्पोज करवाएंगे जो हीट एब्जॉर्ब होगी। और इसी तरह से हमने एलिमेंट्स को आपस में मिलाना है और इसके बाद हीट जो है ना यहाँ पे रिलीज होगी। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के साथ डील करते हैं। इसके बाद सेकंड लॉ के लिहाज से हैजीज लॉ के अंदर बेटा सबसे पहले एक और दो एमसीक्यू देखिएगा। फर्स्ट वन GH हैज़ इन 1840 के अंदर जो है ना इसने अपना लॉ जो है ना प्रपोज किया। दिस लॉ स्टेट दैट ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज सेम if a chemical reaction take place in one step।
अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा उसको हम जो है ना टेक प्लेस करवा रहे हैं तो उसमें ओवरऑल इंथोल्पी चेंज जो है ना वो सेम होगी। दिस लास्ट स्टेट द ओवरऑल इंथोल्पी चेंज इज सेम इफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप में आ रहा है तो उसमें हम देखेंगे ओवरऑल इंथोल्पी चेंज जो है ना सेम होगी। दिस डेफिनेशन इज मोर अथेंटिक। The overall enthalpy change depend upon the initial or final state of the reaction and not depend upon the path followed by the reaction। अब इसकी जो है ना ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना देखिएगा the summation total change in enthalpy of a cyclic process is always equal to 0। तो इसको जो है ना यहाँ पे हम जो है ना डील करते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूँ ए हमारे पास फॉर एक कोई भी कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डी के अंदर, तो हम तो इसको डायरेक्टली जो है ना ए को डी के अंदर लेके जाएंगे तो ये इंथोल्पी चेंज आएगी। लेकिन ए से डी बनाने के लिए हम ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सी को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम ए को डी में लेके जा रहे थे तो ये डायरेक्ट हमारे पास इंथोल्पी डायरेक्ट हम इसके अंदर जो है ना जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम इनडायरेक्ट वे के अंदर जो है ना ए से डी तक पहुंच रहे हैं। अगर हमने ए से डी तक पहुंचना है तो एक तो बात ये है कि ये डायरेक्ट इंथोल्पी चेंज आई ये, और इनडायरेक्ट में पहले ये ए से बी में गए तो इंथोल्पी चेंज ये आई, इसके बाद डेल्टा H1, इसके बाद डेल्टा H2 और डेल्टा H3। आप इस डेल्टा H1 को डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 तीनों को जमा करें इनडायरेक्ट की तो ये डेल्टा H डायरेक्ट के इक्वल होगी। तो लिहाजा ओवरऑल इंथोल्पी चेंज किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की ये 0 के इक्वल होती है। एग्जाम्पल बेटा आप इसकी देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बाय 2 वेज। कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसमें इंथोल्पी चेंज हमारे पास सामने ये मौजूद है। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन को हाफ ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो इंथोल्पी चेंज की वैल्यू आई। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर ऑक्सीजन मिलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो अगेन इंथोल्पी चेंज आई। अब हमने कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बनी है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब आप इन दोनों इंथोल्पी चेंज का सम लें तो ये इसके इक्वल आएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो आपके पास इंथोल्पी चेंज 1, इसी तरह से ये इंथोल्पी चेंज 2। आप ये दोनों का सम लें तो ये दोनों जो है ना हमारे पास वैल्यू इक्वल आएगी। अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस ये है डायरेक्ट रूट, इसके बाद ये इनडायरेक्ट रूट है, इनडायरेक्ट रूट का प्लस करें और डायरेक्ट रूट का प्लस करें तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। इसी तरह से आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिहाज से देख लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना ये रिएक्ट करता है, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो है ना यहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट रूट से बना तो हमारे पास वैल्यू ये आती है डायरेक्ट रूट से। इसी तरह से इनडायरेक्ट से बनाना है तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद जो है ना अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो सोडियम कार्बोनेट, अगेन जो है ना ये वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस करेंगे तो आंस इस वैल्यू के इक्वल आएगा, तो ये हमारे सामने जो है ना ये हेजीज लॉ, हेजीज लॉ की जो है ना कुछ एप्लीकेशंस जो है ना देखते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशन विच आर वेरी स्लो एंड और दे डू नॉट गिव सिंगल प्रोडक्ट, सो देयर डेल्टा H नॉट कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, तो लिहाजा डेल्टा H की वैल्यू हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन कुछ जो है ना ऐसे हैं जो स्लो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना प्रोडक्ट जो है ना ये सिंगल स्टेप के अंदर जो है ना ये नहीं दे सकते, डू नॉट गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जो है ना ये प्रोवाइड नहीं करते। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट बेटा देखिएगा, देयर डेल्टा H इज मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय हेजीज लॉ। हेजीज लॉ के जरिए जो है ना कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो स्लो रिएक्शन देते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट जो है ना इनकी सिंगल नहीं आती, एक से ज़्यादा आती हैं, तो लिहाजा उनके लिए हम हेजीज लॉ को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना ये बनता कैसे है? कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द कार्बन या ग्रेफाइट। आप जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना ये बेसिकली मीथेन गैस को जब जो है ना ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो मीथेन गैस सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन मैकेनिज्म जो है ना ये प्रोसीड करती है और लास्ट पे कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर जो है ना ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। कार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से डायरेक्ट करवाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कभी भी फॉर्म नहीं होता। या इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर आप डीकम्पोजिशन करवाना चाहते हैं तो ये भी इजी नहीं है। तो इसको हम इनडायरेक्टली हैजीज लॉ के जरिए जो है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन के हवाले से इसकी इंथैल्पी को जो है ना ये कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये ड्यूरिंग द कंबसन या बर्निंग ऑफ द एल्युमिनियम या बोरोन। एल्युमिनियम या बोरोन को जब एल्युमिनियम है या बोरोन है इसके हम कंबसन करवाएं। कंबसन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या बोरोन ऑक्साइड बनेगा। तो ये जब बनेगा तो इसकी हम कंबसन को डायरेक्टली इंथैल्पी को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा सकते। तो इसके लिए भी हमें साइक्लिक प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा। वजह क्या है कि जब ये फॉर्म होता है तो इसके ऊपर इस तरह से ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना ये फॉर्म हो जाती है इसकी सरफेस के ऊपर जब ये प्रोडक्ट बनती है। लिहाजा इनडायरेक्टली हैजीज लॉ के जरिए हम ये वाली जो इंथैल्पी डिस्कस की गई है तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से जो है ना ये एग्जांपल अभी हमने जो है ना ये प्रीवियस जो है ना ये डिस्कस की है। लैटिस एनर्जी की बेटा ये जो है ना ये डेफिनेशन जो है ना ये पूछी जाती है मोस्टली। तो लैटिस एनर्जी और ये प्रीवियस हमने पढ़ा बोर्न हैबर साइकिल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हैजीज लॉ है। हैजीज लॉ जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं बोर्न हैबर साइकिल। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं लैटिस एनर्जी को। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। अगर हमने गैसियस आयन है, ये है गैसियस आयन्स है गैसियस फॉर्म में, अगर इससे हमने NaCl का एक क्रिस्टल बनाना है तो यहाँ पे ये इंथैल्पी चेंज की वैल्यू, या फिर आपके पास ये आयनिक क्रिस्टल है आपने इसको ब्रेक करवाना है। आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करवा के आयन बनाने हैं या आयन को आपस में मिला के आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करवानी है। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी इसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब लैटिस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम आयनिक कंपाउंड 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आपने मिलाना है तो 1 मोल जो है ना हमारे पास आयनिक क्रिस्टल बनेगा तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपके पास नेगेटिव आती है। आयन जो है ना आपस में मिलते हैं और इसके बाद जो है ना वैल्यू नेगेटिव आती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ना यहाँ पे जो है ना प्रोसीड होता है। लेकिन आपने NaCl है इसको ब्रेक करवाना है तो ब्रेक करवाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। लेकिन आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आयन रिएक्ट करने के बाद ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू रिलीज हुई। अब यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ती है NaCl के सॉलिड कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन 787 किलो जॉल पर मोल। तो ये एक लैटिस एनर्जी है। बोर्न हैबर साइकिल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्न हैबर साइकिल जो है ना, बोर्न एंड हैबर जो है ना ये दो केमिस्ट है, इन्होंने एक मेथड डिटरमाइन किया लैटिस एनर्जी को फाइंड करने का। तो ये जो बेसिकली हैजीज लॉ की जो है ना ये एक एप्लीकेशन मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल इंथैल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेम जो है ना ये बोर्न हैबर साइकिल हैजीज लॉ को ही डील करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल सोडियम है क्लोरीन है, ये दोनों मिलाएं तो हमारे सामने जो है ना ये इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन होती है। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई। लेकिन हम क्या करते हैं, Na का एक पॉजिटिव आयन बनाएं, क्लोराइड का एक एनायन बनाएं और इसके बाद इन दोनों को मिला दें तो NaCl बनेगा। तो इसको हम लैटिस एनर्जी का नाम देंगे। इसके बाद बेटा जो है ना ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसकी ये जो आपने जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन करनी है ना, तो यहाँ से मैं इसको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने लैटिस एनर्जी को फाइंड कैसे करना है तो ये आपके सामने साथ ही ये भी फिगर शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने NaCl बनाना है। तो NaCl बनाने के लिए मैंने 2 डेफिनेशन इसकी की हैं कि किस तरह से
आप क्या करें कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आयंस को आपस में मिला दें, एनर्जी रिलीज करवा दें, या कंपाउंड को ब्रेक करवा के आयंस बना दें। तो मैं बेसिकली ये वाला काम जो है ना यहाँ पे करूँगा, आयंस बनाने हैं और इससे NaCl का जो है ना आपने लैटिस बनाना है। तो सबसे पहले ये है सोडियम, सोडियम का एक एटम है, तो सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो Na है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो ये NaCl बनेगा। तो इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे। जब दो आपके सामने जो है ना ये स्पीशी आपस में रिएक्ट करेंगी तो इससे जो प्रोडक्ट बनती है, दिस इज कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपके सामने बेटा ये जो है ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन हम तो लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी में आपके पास सोडियम और क्लोरीन के आयंस आएंगे। तो सबसे पहले सोडियम जो है ना ये सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद होता है। सोडियम को आप जो है ना यहाँ पे एटोमाइज करवा दें। सोडियम सॉलिड स्टेट में तो उसका एक एटम तो मौजूद नहीं होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। आप करेंगे क्या, आप करेंगे कि ये जो सोडियम मौजूद है, आप इस सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है ना, आप इसके नंबर ऑफ एटम्स को, सपोज दैट ये मेरे पास सोडियम है, इसके नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से मौजूद है, आप इसके नंबर ऑफ एटम्स में से एक एटम जो है ना अलग करें, लेकिन गैसियस फॉर्म में करें। आप इसको सोडियम के सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये सोडियम का जो सॉलिड स्टेट है ये एटोमाइज हो जाएगा, एटोमाइजेशन। आपने करना ये है कि सबसे पहले सोडियम की सॉलिड स्टेट को सोडियम की गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है और इसका एक एटम जो है ना आपने अलग करना है। इसी तरह से क्लोरीन आल्दो जो है ना ऑलरेडी जो है ना गैसियस फॉर्म में होती है, तो आपने उस गैसियस फॉर्म में उसकी क्लोरीन का एक एटम जो है ना यहाँ पे सेपरेट करें। सोडियम की एटोमाइजेशन करवाएं, सोडियम का एक एटम बनाएं, क्लोरीन का भी एक एटम बनाएं। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी मौजूद है, दिस इज 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब जब आप इसको एटोमाइज करवा रहे हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ती है प्लस साइन के साथ। इसी तरह से क्लोरीन के भी आप जो है ना एटम्स हैं, जस्ट लाइक एज ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम्स को अलग कर रहे हैं तो आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्लस जो है ना 1 to 1 जो है ना किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ती है। सोडियम की एटोमाइजेशन होगी, इसी तरह से क्लोरीन की भी एटोमाइजेशन होगी। अब सोडियम का आपने पॉजिटिव आयन बनाना है, तो इसका मतलब इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है। तो लॉस करवाने के लिए एक टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। जैसा कि ये सोडियम है, सोडियम के आपने वैलेंस शेल में से जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के वैलेंस शेल में से निकालना है, तो यहाँ पे निकालने के लिए भी आपको एनर्जी देना पड़ती है, तो प्लस साइन। तो आयोनाइजेशन, आप इसका आयन बना दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सोडियम की आयोनाइजेशन हो गई। इसी तरह से ये क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव आयन बनेगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज, जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर ऐड करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो लिहाजा ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है, बाकी ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ मौजूद है। अब ये नेगेटिव भी बन चुका है, पॉजिटिव बन चुका है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं। जब हम आयंस को मिलाते हैं और इसके बाद आयनिक कंपाउंड बनता है 1 मोल, आयनिक क्रिस्टल बनता है, तो इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। दिस इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी NaCl की आप जो है ना ये बोर्न हैबर साइकिल या हेजिस लॉ के जरिए जो है ना ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा से बेटा देखिएगा, Na और क्लोरीन इन दोनों को मिलाएं तो NaCl बनता है, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन मैंने कहा कि हमने इसको जो है ना लैटिस एनर्जी को डिस्कस करना है, तो लैटिस एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हमें आयन को मिलाना पड़ेगा। सोडियम की एटोमाइजेशन करवाएं, क्लोरीन की एटोमाइजेशन करवाएं और इसके बाद आप करें क्या, इनके एटोमाइजेशन करवाने के बाद इनकी आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें या लॉस करवा दें और इसके बाद आयन बनेंगे, इनको आपस में रिएक्ट करवा दें। तो ये
हमारे सामने जो है ना ये होगी बेसिकली लैटिस एनर्जी। अब एक इंथोल्पी चेंज सोडियम के लिहाज से आ गई है और एक इंथोल्पी चेंज होना एटोमाइजेशन ऑफ द सोडियम, एटोमाइजेशन इंथोल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथोल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द क्लोरीन। इसके बाद जो है ना आयोनाइजेशन, इंथोल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द सोडियम, इसी तरह से इंथोल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द क्लोरीन, और इसके बाद आपने इनकी एटोमाइजेशन के बाद जो है ना ये आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करवाई, और इसके बाद लैटिस एनर्जी, इंथोल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। और एक इंथोल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट रूट से बनती है। दिस इज द डायरेक्ट रूट एंड दीज आर द इनडायरेक्ट रूट। अगर आप डायरेक्ट रूट की इंथोल्पी चेंज को फाइंड करें और इनडायरेक्ट की रूट की सारी कैलकुलेट करें तो ये सब जो हमारे सामने जो है ना ये इक्वल होंगी। अब इसको जो है ना हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से जो है ना ये काम होता है। सबसे पहले डायरेक्ट रूट के अंदर सोडियम और क्लोरीन को आपस में हमने मिलाया है, तो ये देखें डायरेक्ट रूट सोडियम क्लोरीन को आपस में मिलाया तो NaCl बना, तो इंथोल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इंथोल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना ये है -411 किलो जॉल पर मोल। अब इसकी इनडायरेक्ट रूट में देखते हैं। फर्स्ट वन, एटोमाइजेशन ऑफ द सोडियम, यू नीड टू राइट दी स्टेप्स वन बाई वन। सबसे पहले जो है ना पहला स्टेप सोडियम की एटोमाइजेशन करवा दें। तो सोडियम जो है ना ये सॉलिड स्टेट में आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, सोडियम जो है ना ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एटोमाइजेशन के लिए एनर्जी आपको देना पड़ती, ये 108 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आई। इसी तरह से आयोनाइजेशन आपने करवानी है। अब जो है ना ये सबसे पहले एटोमाइजेशन होगी, अब आपको करवानी पड़ेगी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। तो एक ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम गैसियस फॉर्म में एटोमाइज है, तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आयन बना, तो आयोनाइजेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव आई। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें करना पड़ेगा, ये क्लोरीन है, इसकी आप एटोमाइजेशन करवा दें। क्लोरीन की जब हम एटोमाइजेशन करवाएंगे तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म से ये जो है ना ये बेसिकली मोलेकुलर फॉर्म से जो है ना एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा, और इसकी इंथोल्पी चेंज पॉजिटिव वैल्यू हमारे सामने ये भी आ गई है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की जा रही है। अब आपने क्या करना है कि ये क्लोरीन एटोमाइज हो चुका है, अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना ये कैलकुलेट करनी है, इंथोल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये क्लोरीन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन पे चार्ज है नेगेटिव, इंथोल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बेटा ये हमारे सामने आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने करना है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl की फॉर्मेशन करने के लिए आपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का आपस में रिएक्ट करना है, तो NaCl बनेगा। तो ये है इंथोल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये इंथोल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी हमारे सामने जो है ना ये आ जाएगी। तो ये इंथोल्पी ऑफ ये हमने जो है ना बेसिकली अब ये मौजूद, अगर ये गिवन नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना कैसे है। तो आप सबसे पहले देखें कि जो डायरेक्ट रूट है फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन की वैल्यू ये है -411 ये है। आप इनडायरेक्ट रूट की सब की जो है ना कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखें, तो अगर ये नहीं दी गई तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। देखिएगा फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है, एटोमाइजेशन जो है ना ये सोडियम की दी गई है, इसके बाद आयोनाइजेशन सोडियम की ये भी दी गई है, एटोमाइजेशन क्लोरीन की नाउन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये क्लोरीन की। अब ये एटोमाइजेशन के बाद जो है ना ये हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है ना ये मौजूद नहीं है, लैटिस एनर्जी नहीं है। तो आप क्या करें, इनको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास जो है ना ये क्या आता है, इन दोनों को आप जो है ना ये प्लस है प्लस है प्लस है माइनस है, तो आपने ये सब को प्लस किया तो वैल्यू ये आई, माइनस किया तो ये 376 जो है ना ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे, आप जो है ना लैटिस एनर्जी जो है ना ये मौजूद है, आप क्या करें कि 3 ये वाली वैल्यू को आप दूसरी साइड पे ले जाए, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दें, तो यहाँ पे आंसर आया लैटिस एनर्जी -8787 किलो जॉल पर मोल। दिस इज द लैटिस एनर्जी ऑफ द सोडियम। तो इस तरह से बेटा हम जो है ना ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज के MCQ बेटा जो है ना ये जो है ना दोबारा से आप रिकॉल कीजिएगा, जैसा कि ये मैंने 1 बाय 1 जो है ना सारे MCQ ऑलरेडी जो है ना प्रीवियस डिस्कशन के अंदर बता दिए। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, जस्ट लाइक एज बर्निंग ऑफ द कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसा कि ये मौजूद है। तो ये भी बेटा मैंने बता दिया है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसकी जो है ना एग्जाम्पल जो है ना एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस। इसकी वजह ये है कि एक दफ़ा आप कैंडल को जला देते हैं ना, इसके बाद ये खुद ब खुद ही चलती रहती है। एक दफ़ा आपने इसको आग जो है ना इसको एक दफ़ा आग देना पड़ती है।
इसी तरह से ये बेटा ये सारे के सारे जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ जो है ना प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर जो है ना एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना ये दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में के अंदर पूछ सकते हैं या आप अपने क्लास के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।